हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनआईएसएम वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम के मॉक टेस्ट करेंगे। इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में रिपीटेड होते आया है। तो आइए इसे देखते हैं। अगर आप ये मॉक टेस्ट को अच्छा से कर लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। आइए इसे समझते हैं। एसेट एलोकेशन मस्ट प्राइमली मैच। एसेट एलोकेशन सबसे पहले किस चीज से मैच होना चाहिए? लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट नीड, फाइनेंशियल गोल या टैक्स सेविंग नीड्स। आइए इसको समझते हैं। तो आंसर है फाइनेंशियल गोल। एसेट एलोकेशन हमेशा इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फाइनेंशियल गोल्स का क्या मतलब है? जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, हाउस परचेस, मैरिज फंड, वेल्थ क्रिएशन। If there is a breach of code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is proved, then the registration of the intermediary is। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है और दूसरी बार भी वायलेशन प्रूव हो जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्ट्रेशन क्या होगा? नॉट रिन्यूड होगा, कैंसल्ड, सस्पेंडेड, विथहेल्ड। तो ऐसे केस में आंसर कैंसल्ड होता है। एम्फी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करता है तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप में आता है एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। एम्फी डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर भेजता है और बोलता है कि 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन दो। सेकंड स्टेप वार्निंग लेटर। एक्सप्लेनेशन नहीं आता या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो एम्फी वार्निंग लेटर भेजता है। वार्निंग में लिखा होता है अगर फ्यूचर में फिर वायलेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और जो स्टेप 3 है सेकंड वायलेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड टाइम वायलेशन करता है और प्रूफ हो जाता है तो एम्फी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। तो आंसर होगा इसका कैंसल्ड। What is the maximum number of joint holders allowed per mutual fund application? एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स अलाउड होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर है 3। आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड रूल्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम 3 होल्डर्स अलाउड होते हैं। फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर। फर्स्ट होल्डर को ही मेन इन्वेस्टर होता है। स्टेटमेंट और कम्युनिकेशन इसी के नाम पर आते हैं। टैक्स लायबिलिटी भी इसी पर होती है। सेकंड और थर्ड होल्डर को को होल्डर भी बोलते हैं। इमरजेंसी या डेथ सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफर इजी होता है। Which transaction of an open-ended fund is based on the net asset value pricing? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में कौन सा ट्रांजैक्शन एनएवी के बेस पर होता है? परचेस ऑफ यूनिट्स, रिडक्शन ऑफ यूनिट्स या बोथ परचेस ऑफ यूनिट्स। तो इसका आंसर होगा बोथ परचेस ऑफ यूनिट्स। आइए इसे समझते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में दोनों ट्रांजैक्शन एनवी पर होते हैं, परचेज भी और रिडक्शन भी। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड खरीदता है तो यूनिट्स एनवी प्राइस पर मिलती है। एग्जांपल, एनवी अगर 50 है, इन्वेस्टमेंट 5000, तो यूनिट्स कैसे मिलेगा? तो यूनिट्स इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे एनवी को तो 100 यूनिट्स मिल गया। अब रिडक्शन के केस में जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचता है तो पेमेंट भी एनवी के बेसिस पर मिलता है। एग्जांपल समझते हैं, एनवी 70 है, यूनिट 100 है, तो अमाउंट कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7000 हो गया। The minimum investment limit in equity and equity related instrument of large cap companies for a large cap mutual fund scheme is dash of total assets। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम कितना परसेंट लार्ज कैप कंपनीज के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए? 70%, 80%, 85 या 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। आइए समझते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होता है? टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। एग्जांपल समझते हैं, अगर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है, मतलब 80 करोड़ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है। बाकी के जो 20 करोड़ बचे
वो कैश, डेट या अदर इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। As per SEBI regulation, a mutual fund scheme should have at least dash investor. सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? 10, 15, 20, 25। तो इसका आंसर है 20 होने चाहिए। इसके दो मेजर कंडीशन होते हैं। मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए एक स्कीम में, या कोई भी सिंगल इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कितना एक इन्वेस्टर कितना परसेंट कॉर्पस का होल्ड कर सकता है, तो उसमें आंसर हो जाएगा 25%। तो दोनों आपको याद रखना है कि इन्वेस्टर मिनिमम 20 होने चाहिए और कॉर्पस 25। Which of these not include in the key information memorandum? किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? डेट ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर, ट्रस्टी एंड एएमसी। तो आइए इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर होगा फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर, ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। स्पॉन्सर, ट्रस्टी और एएमसी के रोल्स और फंक्शन किम में डिटेल में नहीं होते। ये इंफॉर्मेशन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी में होते हैं। Decision in tactical asset allocation are taken on the basis of टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा जाता है। ऑप्शन है लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर, इनकम लेवल ऑफ द इन्वेस्टर, ऑल ऑफ द एबव। आइए आंसर समझते हैं। इसका आंसर होगा लाइकली बिहेवियर ऑफ द मार्केट। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो एलोकेशन मार्केट के फ्यूचर बिहेवियर को देखकर चेंज किया जाता है। इन्वेस्टर या फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल, पहले पोर्टफोलियो में इक्विटी 60% है, डेट 30% है, गोल्ड 10% है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी बढ़ने वाला है तो टेम्पररी एलोकेशन चेंज कर सकता है। वो अपना इक्विटी पोर्शन बढ़ा देगा, 60 से कर देगा 75%, गोल्ड को 20% कर दिया, गोल्ड को 5% कर दिया और डेट को 20% कर दिया। ये चेंज मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है। द एक्सपेंसेस ऑन डैश कैन नॉट बी चार्ज टू द म्यूचुअल फंड स्कीम। कौन सा एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज नहीं किया जा सकता? कस्टोडियन फी, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी फीस या मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर होगा डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के कुछ कंपनी लेवल एक्सपेंस होते हैं, जैसे ऑफिस फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। इनका एक्सपेंस इन्वेस्टर से चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एएमसी के कॉर्पोरेट एक्सपेंस होते हैं। What is the role of custodian of a mutual fund? म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का क्या रोल होता है? To issue statement of funds holding to the investor, to execute the buy and sell orders in the stock market, to keep the safe custody of the securities of the mutual fund scheme, to issue account statement to the mutual fund unit holders। आइए इसका आंसर समझते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कस्टोडियन का मेन काम जो होता है वो म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखना होता है। सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर है शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कस्टोडियन क्या करता है? म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ कस्टडी में रखता है, सिक्योरिटीज की डिलीवरी, रिसीव और ट्रांसफर करता है, बाय और सेल का सेटलमेंट हैंडल करता है। What is the investment range for the mutual fund house to invest in debt instrument for a balanced hybrid fund? Balanced hybrid fund में debt instrument में म्यूचुअल फंड कितना % इन्वेस्ट कर सकता है?
20% एंड 40%, 40% एंड 60%, 10% एंड 30%, 20% एंड 50%। तो इसका करेक्ट आंसर है 40% एंड 60%। अगर किसी बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड का टोटल एसेट 100 करोड़ है तो वो इक्विटी में 40 से 60 करेगा और डेट में भी 40 से 60। अगर इक्विटी में 40 किया है तो डेट में 60 करेगा, और अगर इक्विटी में 60 किया है तो डेट में 40 करेगा, तब उसका टोटल हो जाएगा 100 करोड़। फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन एडजस्ट कर सकता है। ये हुआ मॉक टेस्ट। और आप लोग को अगर इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिख दें, मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये मॉक टेस्ट बहुत अच्छा तरीका से बना हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन है, आंसर का भी एक्सप्लेनेशन है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो बार बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट में पीडीएफ लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।